लाला लाला झाऊलाल की पत्नी ने धन मांग लिया मोटा। पंडित बिलवासी ने लगाया मदद का जोटा। अंग्रेज अहंकारी ने खरीद लिया लोटा। खा गया मोटा टोटा टोटा अकबरी लोटा। तो गतिविधियां करवाएंगे अकबरी लोटा की सभी गतिविधियां 2025 की उड़ान के तहत। इसकी पाठ की मुख्य बातें सीख लेते पहले। तो मुख्य बातें क्या हैं? अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपये मासिक किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई। कब शुरू हुई? जब उनकी पत्नी ने 250 रुपये लाला जी से मांग लिए, मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही, जिस पर लाला जी थोड़ा तिलमिला गए। इज्जत की सवाल भी था, इसलिए उन्होंने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपये देने को कहा था। आगे मुख्य बात क्या पाठ की? लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को कहना मानते थे, उनका आदर करते थे। आखिर यही तो एक पति की सभ्यता की पहचान है। साथ में उन्होंने यह भी सोचा कि अभी लोटे में तो पानी दे रही है, ठीक है, अगर थोड़ी और आनाकानी की तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। इसलिए उन्होंने बेढंगा लोटा पसंद न होने के कारण भी अपनी इज्जत और पत्नी एक लिए चुपचाप लोटा ले लिया। जो चुपचाप बेढंगा लोटा ले लिया, पानी वाला अपनी पत्नी से पानी पीने के लिए मंगवाया था, तो पत्नी लाई बेढंगा लोटा, पी लिया कि वो समझदार था। अब लोटा गिर गया नीचे, पैर पे लगा अंग्रेज के। आगे की घटना थोड़ा सा और सुन लें। लाला झाऊलाल ने देखा कि उनके घर में भीड़ जमा हो गई है। भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज दिखा, जो सिर से पांव तक भीगा हुआ और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। जब लाला झाऊलाल ने उस अंग्रेज के पास उस अपराधी लोटे को देखा तो दो और दो जोड़कर यह बात समझ गए, दो और दो जोड़कर बात समझ गए, यानी भांप गए कि जो हुआ उनके बेढंगे लोटे ने किया। अभी मुख्य बातें जारी हैं। हमारे विचार में बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से मना कर दिया होगा, ताकि वह अंग्रेज के साथ मिलकर उसका हमदर्द बनकर अपने दोस्त को बचा सके। उन्होंने ऐसा सोचा कभी अंग्रेज झाऊलाल को पुलिस में ना पकड़वा दें, इसलिए बिलवासी ने झाऊलाल की मदद करने के लिए ऐसा अजीब व्यवहार किया। तो भाई दोस्ती इम्तहान लेती है। बिलवासी ने समझदारी से काम लिया। मेन पॉइंट जारी है पाठ के। बिलवासी ने रुपये का प्रबंध पत्नी के संदूक से किया। उन्होंने ये पैसा अपने पत्नी से मांगे नहीं, बल्कि चुराए। उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले में सोने की सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर ताली से संदूक खोला, पैसे निकाल कर दबे पाँव लौटकर ताली को अब उन्होंने अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। यह चोरी उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र के लिए की, क्योंकि बिलवासी जी अपने मित्र को परेशान नहीं देख सकता था। मेन पॉइंट जारी है। अंग्रेज ने यह पुराना लोटा अहम और लोभ के प्रभाव से पकड़ कर और बिलवासी जी को नीचा दिखाने के लिए खरीदा। एक अन्य कारण यह था कि वे मेजर डगलस के ताने सुन कर परेशान हो गए थे। जो उनके पड़ोसी थे वे उनको भी नीचा दिखाना चाहते थे, अंग्रेज डगलस को दिखाना चाहते थे। अब इस पाठ की 2025 की जो उड़ान गतिविधि के तहत गतिविधि हैं, अब उनका हल करेंगे। ये संवाद है, वही डायलॉगबाजी है। सोहेल और पापा जी के बीच में डायलॉग जारी है। सोहेल के पिताजी बहुत सिगरेट पीते हैं। सोहेल की माँ भी उनको काफ़ी समझा चुकी है, पर वे माँ नहीं मानते। इस विषय में सोहेल अपने पिताजी से बातचीत करता है। पापा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात
व्यक्त कर सकता हूँ। पापा हाँ हाँ बोलो क्या बात है। पापा आप सिगरेट के धुएं का छल्ला कैसे बना लेते हैं। एक दिन मैंने कोशिश की थी पर मुझसे नहीं बना। गुस्सा करते हुए पापा मुझे गलत काम करने की हिम्मत कैसे हुई। तुझे गलत काम करने की हिम्मत कैसे हुई, पापा बोला। अब बेटा बोला, पापा आपके लिए भी तो सिगरेट पीना गलत काम है। मैं तो बड़ा हूँ, तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। अब सोहेल बोला, पापा अभी से शुरू करूँगा तभी तो बड़ा होकर आप जैसे धुएं के झल्ले बनाऊँगा। कुछ सोचने लगते हैं पापा जी। उनकी गर्दन में शर्म से झुक जाती गर्दन। बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा। अब सोहेल बोला, धन्यवाद पापा जी, मैंने भी कभी सिगरेट नहीं पी। अब इनके संवाद के आधार पर उत्तर देंगे। उपरोक्त संवाद किसके बीच में है, बाप बेटा। सोहेल अपने पिताजी से कितनी देर तक बात करने की कोशिश करता है। 2 मिनट। सोहेल के पिताजी को क्या पीने की आदत है, सिगरेट। आगे जारी है एक्सरसाइज। उपरोक्त संवाद में सोहेल के पिताजी सोहेल के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। गुस्सा करते हैं। संवाद में कौन सी बुराई की तरफ संकेत किया गया, धूम्रपान की बुराई, धूम्रपान नशा करना। संवाद के अंत में सोहेल के पिताजी क्या महसूस करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, शर्माती है उनको, गर्दन झुका लेते हैं। संवाद में कोई 2 संवाद लिखिए जो आपको अच्छे लगे। पापा आपके लिए भी सिगरेट पीना गलत काम है। अब क्या कहा पापा ने, मैं तो बड़ा हूँ, तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। सोहेल ने अपने पिताजी को कैसे समझाया। स्वयं धूम्रपान करने की क्रिया करके समझाया, नाटक करके। अपने परिवेश में किसी घटना का वर्णन करिए जिसको बुराई या बुराई को आपने रोका हो। मैं पानी बचाने के लिए नेक काम में आगे आया, बिजली बचाने के काम में भी आगे रहता हूँ। अपने दादाजी कोई छाई आपको अच्छी लगती है तो, और क्यों छाई भाई, अपने परिवार वालों की। मेहनती है, मेरे परिवार वाले मेहनती काम करते हैं, मृदुभाषी हैं, आराम से बातें करते हैं, समझते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, वे गरीब की मदद करते हैं। मेरे परिवार, मुझे गर्व है परिवार पर। गतिविधि 2, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लगाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इच का दाम क्या है, ओले इच का। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे लेता। खिलौने लेकर जब फिर बच्चे उछल कूद करने लगते, तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। उत्तर देंगे इसके आधार पर। बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते, खिलौने वाले को देखकर। तो मेरा पसंदीदा खिलौना एक्टिविटी में आओगा भाई। मेरा पसंदीदा खिलौना मेरी गुड़िया भी हो सकती है, गुब्बारे भी। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। प्रिय खिलौना मेरी गुड़िया है, बहुत सुंदर है। खिलौने भाई, कार भी हो सकती है, काले रंग की है, बहुत मजबूत है, रिमोट से चलती है। तो मेरा पसंदीदा खिलौना आप लिख सकते हो। गतिविधि का हल जारी है। बच्चे एक पैसे लाकर क्या करते, मोल भाव करते हैं। खिलौने मिलने पर बच्चे क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखकर क्या करता है, उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे लेता है। खिलौने वाला कौन सा गीत गाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाता है। खिलौने वाले का स्वर कैसा था, मादक।
निम्न से मादा की तुलना किससे की गई है? गीत से, गीत से, गीत से खिलौने वाले गीत से। आपने कौन कौन से खिलौने पसंद है मैंने बता दिया, कार है, गुड़िया है, जो भी लिख सकते हो। और ऑन क्वेश्चन नंबर 9 में एंट्री, आपके गांव मोहल्ले में जब फेरी वाला आता है तो कैसे कैसे आवाज़ लगाता है? तो कहता है गैस चूल्हा ठीक करा लो, ताज़ा सब्जी ले लो, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी, आलू 100 की धड़ी, चादर ले लो, शक्कर ले लो, अचार ले लो। तो आपके मोहल्ले में सामान बेचते हैं, उनके नाम बता दें। सब फल वाला, सब्जी वाला, अचार वाला, कपड़े वाला, शुगर, गुड़ वाला। अब लोकोक्ति और मुहावरे में फ़र्क देख लें। अगली एक्टिविटी इसी पर आधारित होगी। भाई लोकोक्ति लोगों में कही गई उक्ति, कही गई बात, शानी बात। मुहावरा अंतर देख लें। लोकोक्ति वाक्य होते हैं, मुहावरा वाक्यांश होता है। वाक्यांश यानी वाक्य का भाग। लोकोक्ति व्यंजना की प्रधानता होती है, मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन के चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त होता है। अंतर है, मेन अंतर यही है। लोकोक्ति वाक्य होता है, मुहावरा वाक्य का भाग होता है। लोकोक्ति देख लें। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मेल से बना है। लोक जमा उक्ति जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसे कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हैं, लोकोक्ति कहलाता है। उल्टा चोर कोतवाल को रट्टे, ये लोकोक्ति है। अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ये लोकोक्ति का उदाहरण दे दिया हमने। करे कुल्लू कल्लू भरे लल्लू, एक हाथ में ताली नहीं बजती, ये भी लोकोक्ति है। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरीन, कारण रहेगा न काम होगा। कालाक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़, जल गई रस्सी पर ठन नहीं गई, झूठी शान दिखाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेलिया का अस्पताल का अंतर। दूध पानी का पानी, सच झूठ का ठीक फैसला। मुहावरा थोड़ा फर्क होता है भाई, वाक्यांश शब्दों का भाग होता है मुहावरा तो, लेकिन चमत्कार उत्पन्न करता है। आँख का तारा बहुत प्यारा, खून का प्यासा जानी दुश्मन होना, खून ठंडा होना, भयभीत होना, गढ़ फतेह करना, कठिन काम करना, अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा, पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना, 9-11 होना, भाग जाना, कानफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। अब गतिविधि मुहावरे और लोकोक्ति के आधार पर गतिविधि का हल करेंगे भाई। लोकोक्ति निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने, इसका अर्थ सही है दूर की हर वस्तु अच्छी लगती है। प्रश्न 2 में एंट्री होती है। निम्नलिखित में लोकोक्ति क्या बनेगी? सही का चयन कीजिए। एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जाता, एक व्यक्ति द्वारा कुछ ही नहीं किया जाता, इसकी लोकोक्ति बनेगी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो तीसरी में मिलान करेंगे भाई सही। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ, एक कार्य से 2 लाभ। अंधों में कान राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति को भी श्रेष्ठ बन जाता है। 4 में एंट्री, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सही अर्थ है शक्तिशाली की ही जीत होती है। अब हम सही गलत लगा देंगे। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ है चिराग में कम तेल होना नहीं, ये गलत है भाई। घो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सही है जी। अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। खोदा से बाहर निकली चुईया, लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत प्रयत्न करने के बाद भी लाभ कम मिला, ये सही है। आगे लोकोक्ति और मुहावरे की गतिविधि जारी है। सीखने की बीमारी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे गांव में एक व्यक्ति है 10वीं फेल हो और कहता है लंबी चौड़ी से कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। मोहन तो निर्दोष है लेकिन आज उसे अपराधी मित्र के साथ जेल में ही हवा खानी पड़ी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। अब आगे बढ़ेंगे। उचित लोकोक्ति चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाएं पर वह पैसा खर्च नहीं कर सकता, तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। कंजूस व्यक्ति का मुहावरा है ये, तो लोकोक्ति है ये। अब 8 में एंट्री, लोकोक्ति लिखिए बहुत कंजूस। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, यही आ जाएगी चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। और आपकी आपस की फूट हानिकारक होती है। घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए। आश्रय देने
वाले से बैर करना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, आगे परिवेश में बोले जाने वाली लोकोक्तियाँ नीचे स्थान में भर दिया मैंने, लिखी आगे लिखी है, बता दूंगा आपको। और मुहावरा और लोकोक्ति मंत्र मैंने पहले बता दिया। अब हमारे परिवेश में कौन सी लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं देख लो भाई। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अधग अधग अधदल, गगरी थलकता जाए, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, देश काल वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चिराग तली अंधेरा, सफाई करते जाना, सफाई करते। सासू जी तूने मेरी कदर नहीं जानी, सासू जी तूने मेरी कदर नहीं जानी, दुनिया वाले करते गए अपनी मनमानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। तो ये पाठ, कौन सा पाठ? जहाँ पहिया है, इसमें महिला उत्थान की बात होगी, औरतों के कल्याण की बात होगी, परिवर्तन की बात होगी, रूढ़िवादी परंपराओं की तोड़ने की बात होगी। तो साइकिल सीखने से तुम्हें क्या क्या फ़ायदा हुआ? मेरी माँ दुकान से सामान मंगवाती है, फ़ायदा तो है भाई, फ़ायदा है। मेरी माँ दुकान से सामान मंगवाती है, मैं जल्दी से और आसानी से सामान ले आती हूँ या आता हूँ। साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम को हो जाता है और मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। साइकिल के विभिन्न भागों के नाम बताइए। चक्का, टायर, ट्यूब, हैंडल, चांद आदि। चक्के पर टायर चढ़ाया जाता है, टायर पर ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब में हवा डाली जाती है, हैंडल से गाड़ी को मोड़ा जाता है। तो भाग भी हैं साइकिल की। पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लें पहले, फिर गतिविधि करवाएंगे। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल दे दे तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया का जीवन ठहर जाएगा। वर्तमान में दुनिया में लोगों के जीवन के हर पहलू में पहिया किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो अभी मेन बातें करते हैं डिस्कस, फिर उसके बाद गतिविधि करेंगे 2025 की इस पाठ की। 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाद अब यह झलक कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अभिप्राय यह है कि 1992 से पूर्व पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा रोजमर्रा की थोपी गई जिंदगी से बाहर निकलकर हैंडल पर झड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। उनका आत्मसम्मान बढ़ चुका था, वे आर्थिक रूप से अधिक संतृप्त हो गई हैं तथा पुरुषों में अस्थिरता से काफ़ी सीमा तक कमी कर ली है। इस क्रांति और बदलाव के बाद अब वे पहले जैसी स्थिति में लौट नहीं सकेंगी। उन्हें अब घर की 4 दीवारी में बांधे रख पाना संभव नहीं होगा। तो भाई क्या कविता में और फातिका की बात में कोई संबंध हो सकता है? तो ये भी महत्वपूर्ण पाठ की बात है, इसको भी बताते हैं आपको। पिता के बाद कविता और फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। दोनों का ही मूल भाव यह है कि यह लड़कियों को पर्याप्त अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे न रहें। वे दूसरों पर आश्रितता पर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जा सकती हैं। वे अपने लिए प्रयुक्त पर्याप्त अबला को झुठला सकती हैं। समाचार तैयार करेंगे इस पाठ के बारे में थोड़ा बढ़िया सा अगर लिखना पड़े तो। 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में घटित घटना के आधार पर समाचार लेखन। अबलाएं अब नहीं रही अबला। पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त समाचार के अनुसार कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई के जिला मुख्यालय के समीप स्थित विशाल खेल मैदान में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अब तक अबला कहलाने वाली औरतों में से लगभग 1500 ने अपने जीवन में आई क्रांति का प्रदर्शन किया। अपनी साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई, घंटियाँ बजाती इन महिलाओं को मानो तूफान ही ला दिया था। साइकिल चलाने की इस घटना तैयारी ने यहाँ के लोगों को आश्चर्य में डुबो दिया था। आश्चर्य में लोगों को अपनी आंखों पर ऐसा विश्वास करना कठिन हो रहा था। पाठ का सार निचोड़ यही है भाई। क्या है ये?
इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाहाँ वहाँ रहा कहावत को चितार्थ दिखाया गया है, चितार्थ होते दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है, जहां उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज की रूढ़िवादी बंधनों और पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकल कर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नति के रूप में प्रस्तुत किया है। जंजीरें महत्वपूर्ण लाइनें हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार में लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? मेरे विचार में लेखक जंजीरों द्वारा पुरुष प्रधानता जैसी रूढ़िवादी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। अब गतिविधि शुरू होती है पाठ की। बहुत समय पहले एक मनुष्य अकस्मात दो पत्थरों को इकट्ठा करके रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से स्थान पर जाता रहता था। बाद में खेतीबाड़ी की खोज की। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। अब उसने भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिलें, कार और ऐसे प्रयोग में लाते हैं। तो प्रश्न के उत्तर देते हैं। मनुष्य द्वारा दो पत्थरों की रगड़ने से क्या पैदा हुआ? आग। आग 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 की खोज से पहले मनुष्य भोजन कैसे खाता था? कच्चा कच्चा कच्चा। इधर उधर में समास कौन सा है? इधर उधर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व। पहिए में चलने वाली कौन सी वस्तु नहीं है? पहिए से चलने वाली कौन सी वस्तु नहीं है? दीवार नहीं चलती पहिए से भाई, दीवार नहीं चलती हुई। मनुष्य ने आग की खोज कैसे किया? एक मनुष्य ने दो पत्थरों को रगड़ इकट्ठा करके रगड़ा और आग पैदा की। घर बनाने से पहले मनुष्य कैसे रहता था? बेघर विचरने वाला। यातायात के 5 साधनों के नाम। बस है, कार है, ट्रक है, रिक्शा है, जहाज है, वायुयान है। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनसे किसी सुखद यात्रा के वर्णन कीजिए। गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं मामा के घर गया। मेरे मामा का घर दिल्ली में है। मेरी मामा ने मुझे बहुत सारा खेलने का सामान दिया। मैं बस के द्वारा गया और ट्रेन से वापस लौटा। अगर आप बागवानी करने को कहा जाए आपको, तो आप किस फल को लगाना पसंद करेंगे? आम, अमरूद, पपीते और पेड़ लगाऊंगा, पपीते के पेड़ लगाऊंगा। आपको बस या रेलगाड़ी में से किससे सफ़र करना अच्छा लगता है? मुझे रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग आपस में बातें कर सकते हैं, ऊपर भी सो सकते हैं। रेल की सीटी और झुक की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। गतिविधि दो। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ विशिष्टता लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन आता है, नया शब्द निर्माण होता है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग नहीं लगाया गया है? आराधना में नहीं लगाया गया आ उपसर्ग। उपसर्ग शुरू में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं और नया अर्थ बन जाता है। अपमान शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अपमान में अप उपसर्ग आया है। अप शारीरिक में कौन सा प्रत्यय आया है? इक आया है। शरीर जमा में इक आएगा भाई। निम्न में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना? ई प्रत्यय होता है अंत में लगने वाला, शब्दांश होता है, ये अंत में जुड़ेगा और नया अर्थ बनेगा। तो ये किस में आया है? देविक में, देविक में आया है। अब शब्द बनाएंगे, कौन शब्द बनेगा? बनाएंगे जोड़कर, अवरोध, अवशेष, अवलोकन, अवगुण।
नियत शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द का अलग कीजिए। तो नियमी, नियमी, नी उपसर्ग है, यम मूल शब्द है। दयावान में दया मूल शब्द है, वान प्रत्यय है। महिमा में मही मूल शब्द है, ईमा प्रत्यय है। सामाजिक में समाज मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। अब इसमें 7 में आगे वह एंट्री करते हैं। प्रत्यय व मूल शब्द छाटिए। तो जो है वो है, गलती है उसमें, खो छपाई में कोई बात नहीं। धनवान, धनवान, धन मूल शब्द है, वान यहाँ प्रत्यय है। ठेले वाला, ठेला यहाँ मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है। आमरण, मरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। अति आवश्यक, अति यहाँ पर उपसर्ग है, आवश्यक मूल शब्द है। अब मिलकर शब्द लिखिए। विद्वान, गाड़ीवान, रूपवान, धनवान, वान लगा दिया प्रत्यय। अब उपसर्ग कोष्ठक के सामने लिखिए, सही उपसर्ग लिखिए। आजीवन में आ है, अवंती में औ है उपसर्ग, प्रतिदिन में प्रति है और स्वागत में सु उपसर्ग है। दो शब्द लिखिए। अनु उपसर्ग से अनुमान, अनुसरण। अप से अद, अद से अजमरा, अद जला। नी से निर, निबंध। उप से उपकार, उपहार। गतिविधि, संधि, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद है भाई। और निमित्त में से कौन सा संधि का भेद नहीं है? तो ये गलत छपाई हुई है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 2 बार स्वर संधि आए तो गलत हो गया है। तो ये प्रश्न ही गलत हो गया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ऊपर लिखा है। इत्यादि शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि में इति जमा में आदि, इति जमा में आदि, इति जमा में आदि हो जाएगा। इति जमा में आदि। अति जमा में अंत में शब्द बनेगा अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत। विच्छेद करेंगे, अब हम संधि करेंगे। विच्छेद हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, अथखड़ी, निर्दोष। संधि विच्छेद करेंगे अब हम। अब संधि विच्छेद करेंगे। सम्मान का सम जमा में मान, निराकार निर जमा में आकार। रामायण में, तो रामायण में मैंने गलत लिख दिया भाई। ये राम जमा में आयन आएगा, राम जमा में आयन आएगा, राम जमा में आयन। रामायण में आएगा राम जमा में अयन, रामायण, रामायण। और अनुचित में अन जमा में उचित। अब ये मिलान कर देंगे। अखिलेश, अखिलेश, अखिल जमा में ईश। परोपकार में पर जमा में उपकार। रमेश में रम जमा, रमा जमा में ईश। अधोगति में अधः जमा में गति। अब हम भेद का नाम बताएंगे, संधि के भेद का नाम बता देंगे। ये कौन संधि है? ये सौ जमा मधीन, सवाधीन, ये दीर्घ संधि है। सवाधीन, आ की मात्रा है, तो ये बड़ा स्वर है। सवाधीन, दीर्घ, दीर्घ, बड़ी मात्रा, बड़ा यानी दीर्घ। महाइंदु, गुण संधि है, गुण, गुण संधि है। महेंद्र, इंदु है महिंदु। और अनुजमा में ई है, अन्वय, यण संधि है। ये और वह, ये यण संधि के स्वर हैं। वाक जमा में ईक, व्यंजन संधि है। व्यंजन, 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 जहाँ पर व्यंजन जुड़ा है स्वर या व्यंजन से। अब यहाँ पर एक स्थान भरेंगे, उदाहरण देंगे। उदाहरण आगे बताता हूँ, आगे लिखा हुआ मैंने, और इतना 10वां कर लेते पहले। संधि युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये 9 का उत्तर ये रहा, ये बता दे दूंगा आपको। 10वां है, संधि युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। सत्याग्रह, सत्याजमा आग्रह। धर्म, धर्म जमा धर्मात्मा। सदुपयोग और नायक, ये संधि युक्त शब्दों से रेखांकित कीजिए। ये हमने कर दिया है। और 9 का जो उत्तर था, स्वर उदाहरण लिखेंगे हम, स्वर के भी। तो स्वर के संधि के उदाहरण हैं परमात्मा, महात्मा, अत्याचार, विद्यालय। व्यंजन संधि के उदाहरण है संसार, उद्गम, सज्जन, सन्मार्ग। विसर्ग संधि के उदाहरण है बहिष्कार, निष्पाद। और गुण संधि के उदाहरण है महेश, देवेंद्र, महेंद्र। नायक शब्द की संधि